बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक यूरो नंबर 2 हमने शुरू किया हुआ है। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। यूरो नंबर 2 का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप पढ़ने से पहले आपको रिमाइंड करना होगा, पीछे हमने आइसोटॉप्स पढ़ा है कि आइसोटॉप किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है लेकिन उनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। अब चूंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज मास नंबर पर डिपेंड करती हैं, इसलिए उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती हैं। तो इसमें देखें, अगर हम साथ साथ इसको रीड भी कर लें, आइसोटॉप ऑफ द सेम एलिमेंट डू नॉट हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये बात हमने पढ़ी है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ना आइसोटॉप्स की वो सेम नहीं होती, ऑल्दो केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम होती हैं। सेवरल आइसोटॉप ऑफ द सेम एलिमेंट एग्जिस्ट हुज न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। अब इसमें ये कह रहे हैं कि ना, अब एक एलिमेंट के आइसोटॉप्स होते हैं बहुत ज्यादा, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं। इसमें से कुछ आइसोटॉप्स जो है ना वो अनस्टेबल होते हैं। अब अनस्टेबल का मतलब ये है वो रेडिएशंस एमिट करते हैं। आगे ये बात लिखेगी, दे एमिट एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो वो एनर्जी को एमिट जो है एमिट करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। दिस प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। ये जो रेडिएशन एमिट करने का प्रोसेस है इसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। एंड आइसोटॉप विच एमिट एनर्जी इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। और वो आइसोटॉप जो कि एनर्जी को एमिट करता है उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। अब इसकी एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बताया, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, हमने पढ़े हुए हैं। पहला प्रोटियम H11, ड्यूट्रियम H21, ट्रीटियम H31। अब देखिए तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है, ये नीचे जो लिखा होता है, और मैस नंबर इनका डिफरेंट है। अब ये वाला जो है ना ये अनस्टेबल है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है हाइड्रोजन का। तो आगे देखते हैं, ट्रीटियम H31 is a radioactive isotope and the other 2 isotope of hydrogen are stable and they do not emit any radiation। बाकी दोनों जो हैं प्रोटियम और ड्यूट्रियम वो कोई रेडिएशन एमिट नहीं करते, लेकिन ट्रीटियम जो है ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। When radioactive element emit radiation, जब ये रेडिएशन को एमिट करता है ऐसा आइसोटॉप, it transformed into अनदर केमिकल एलिमेंट, और ये किसी दूसरे नए केमिकल एलिमेंट में चेंज होता है जब ये रेडिएशन को एमिट करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। तो रेडियो एक्टिव डिके ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडिएशन एमिट करके किसी दूसरे केमिकल एलिमेंट में चेंज हो जाता है। दिस न्यू एलिमेंट मे बी स्टेबल और मे बी रेडियो एक्टिव सो दैट इट ऑल्सो एमिट रेडिएशन। अब ये जो नया एलिमेंट में वो चेंज हो जाता है रेडिएशन एमिट करके एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, अब वो जो नया केमिकल एलिमेंट बनेगा वो कंफर्म नहीं है कि वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। अगर वो भी अनस्टेबल होगा तो वो भी रेडिएशन एमिट करेगा। अब नीचे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं किताब में, जिसमें यूरेनियम दिया गया है, जिसमें U238 उसका एटॉमिक मास है, 92 उसका एटॉमिक नंबर है। अब यूरेनियम के भी 3 आइसोटॉप हैं, 234, 235, 238। ये 238 है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है इसका। अब ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह से ये रेडिएशन एमिट करके नए केमिकल एलिमेंट में चेंज हो जाता है। वो नया केमिकल एलिमेंट है थोरियम, जिसका एटॉमिक मास 234 और 90 उसका एटॉमिक नंबर है, और ये साथ एनर्जी रिलीज करता है। अब ये थोरियम जो है ये अब जो नया केमिकल एलिमेंट बना है इसकी वजह से ये भी अनस्टेबल है। अब ये क्या करेगा, ये मजीद रेडिएशन एमिट करेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा है। तो ये देखिए, ये थोरियम 234, 90 ये मजीद रेडिएशन एमिट करके प्रोटेक्टीनियम में चेंज हो जाएगा। इसी तरह एक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बिस्मिथ। ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है बिस्मिथ का, ये भी क्या अनस्टेबल है, जिसकी वजह से ये रेडिएशन एमिट करके नए एलिमेंट में चेंज हो जाता है। नया एलिमेंट ये जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है थैलियम। तो ये थैलियम जिसका एटॉमिक मास 206 और एटॉमिक नंबर उसका 81 और सादा एनर्जी एमिट करता है। अब नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। अब ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है इनका यूज कहाँ पे होता है, अब हम ये पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है आर यूजफुल इन मेडिकल इमेजिंग। ये मेडिकल इमेजिंग में बड़ा यूजफुल होते हैं। डॉक्टर यूज देम टू डायग्नोज द डिजीजेस by injecting the patient with a small amount of radioactive fluid। तो डॉक्टर्स जो है इन आइसोटॉप्स की थोड़ी मिकदार जो है उनके जिस्म के अंदर, मरीजों के जिस्म के दाखिल करके उनकी बीमारी का पता लगाते हैं। इसी एग्जांपल है जैसे टेक्नीशियम 99, ये एक आइसोटॉप है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, इज यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक
इमेजिंग अक्रॉस ह्यूमन ऑर्गन लाइक ब्रेन, लंग्स। तो ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है ये इंसानी दिमाग और फेफड़े की बीमारी की तशखीस के लिए इस्तेमाल होता है। डॉक्टर यूज स्पेशल कैमरा टू वॉच हाउ रेडियो एक्टिव फ्लूइड मूव। तो ये जो रेडियो एक्टिव फ्लूइड, जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, ये ऐसे मरीजों के जिस्म में इंजेक्ट कर दिया जाता है और डॉक्टर जो है स्पेशल कैमरा के जरिए इसको देखते हैं कि फ्लूइड जो है वो किस तरह मूव कर रहा है। उसकी मूवमेंट से वो अंदाजा लगाते हैं कि इसको जो बीमारी है वो कौन सी है, क्या इसका इलाज है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। ये इसका दूसरा यूज है। पहली एक एप्लीकेशन हमने पढ़ ली है, अब ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन है। रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग इज अ मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द एज ऑफ ए हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट containing organic material with the help of radioactive isotope of carbon 14। अब देखें कि कार्बन के 3 आइसोटॉप हैं, C12, C13, C14। अब जो C14 है ये बड़ा यूजफुल उसका रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। इसकी मदद से डेड प्लांट्स और एनिमल्स की एज का पता लगाया जाता है। वो कैसे पता लगाया जाता है आगे थोड़ा सा मैं आपको उसका वजाहत भी कर देता हूँ, पहले एक बार रीड कर लेते हैं इसको। द मेथड इन्वॉल्व्स मेजरिंग द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन 14 इन अ सैंपल फ्रॉम डेड प्लांट और एनिमल लाइक पीस ऑफ वुड, बोन, which provide information that can be used to calculate when an animal and plant die। तो इसमें ये कह रहा है कि जब कोई पौधा या जानवर डाई कर जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, तो उसकी उम्र का अंदाजा लगाने के लिए ये यूज किया जाता है कार्बन 14 आइसोटॉप। अब आप देखें ये जो कार्बन है ये पौधे और जानवर जितने भी जानदार हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड जो फिजा में मौजूद है इसमें इसको यूज करते हैं, इसको यूज करके वो सांस लेते हैं। अब जानवर जब कोई पौधे या घास खाते हैं तो उसमें भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनके जिस्म में ट्रांसफर हो जाती है। अब मतलब कार्बन उनके जिस्म में हो गई ट्रांसफर। अब कार्बन के 3 आइसोटॉप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब ये जो 12 और 13 आइसोटॉप्स हैं वो स्टेबल है, मतलब उनकी मिकदार तो चेंज नहीं होगी, लेकिन जो कार्बन 14 है ये अनस्टेबल होता है। अब कार्बन की जो हाफ लाइफ है वो 5730 साल है। तो मतलब ये है कि ये चूंकि अनस्टेबल है तो इसकी हाफ लाइफ किसी एलिमेंट की वो टाइम होता है जिसमें उसके एलिमेंट के एटम की तादाद जो है हाफ रह जाती है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, किसी भी डेड प्लांट और एनिमल की जब एज का पता लगाना होता है तो उसका जो है वो सैंपल ले लेते हैं और उसको वो देखते हैं कि उसके अंदर कब कार्बन 12 और 13 वो तो फिक्स होंगी, वो तो चेंज नहीं होंगी। कार्बन 14 को उससे कंपेयर करके देख लेंगे वो कितनी कम हुई है। अगर तो वो कार्बन 14 हाफ हुई है, क्योंकि वो अनस्टेबल है उसने तो कम होना है वक्त के साथ साथ, तो अगर वो हाफ हुई है इसका मतलब ये है कि उस प्लांट या एनिमल की जो एज है वो 5730 साल है। अगर इससे कम है तो वो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके बता देते हैं ये 50 साल पुराना है, 40 साल पुराना है या 100 साल ज्यादा पुराना है। तो वो इस तरह करके कंपैरिजन करते हैं कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स की एज का। कंपैरिजन किस तरह करते हैं, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कार्बन 12 और 13 जो है ये स्टेबल है, तो इनके और जो 14 वाला है आइसोटॉप वो अनस्टेबल है। तो ये जितना कम हुआ होगा उससे वो कंपैरिजन करके बता देंगे कि इसकी एज इतनी है। द ओल्डर द सैंपल लेस कार्बन 14 इज टू बी डिटेक्टेड। ये वही बात लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बोली है, जितना कार्बन ये ऑब्जेक्ट पुराना होता जाएगा मतलब ओल्ड हो जाएगा उसमें कार्बन 14 उतनी कम हुई होगी। नेक्स्ट है रेडियो आइसो, ये तीसरा यूज है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ metals and concrete mixture. They are used to generate cheap nuclear power and to find oil fields। तो ये तेल के ज़खायर वगैरह की तलाश में और मेटल्स की स्ट्रेंथ वगैरह बताने के लिए भी जो है इनका यूज किया जाता है। इन मेडिसिन दे आर यूज टू डायग्नोज एंड ट्रीट मैनी मेडिकल कंडीशंस एंड डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर एंड थायराइड डिसऑर्डर। तो ये इनका यूज है, मेडिकल में भी इनका यूज हो रहा है और ये जो है तेल के ज़खायर वगैरह चीज़ों की तलाश में भी जो है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यूज हो रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है।
उसके बाद ये भी चूंकि इसी के से रिलेटेड है, इसको भी इसी टॉपिक में पढ़ लेते हैं। आयोनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियो एक्टिव सोर्स। रेडियो एक्टिव सोर्स जो है किसी भी एटम को आयोनाइज कर सकता है। मिसाल के तौर पर जैसा कि लिखा गया, रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स कॉज एटम टू आयोनाइज। ये किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो रेडिएशन एमिट होती है, ये किसी भी एटम को आयोनाइज कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेडिएशन एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम 226 कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडियम 226। ये इससे जो रेडिएशन एमिट होती हैं वो किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस गिर शेल में से एक इलेक्ट्रॉन या एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा सकती है। हाउएवर दिस आयोनाइजिंग रेडिएशन शुड हैव इनफ एनर्जी टू रिमूव टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ये डिपेंड इस बात पे करता है कि जो रेडिएशन एमिट हो रही है किसी एलिमेंट से, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से, उसमें इतनी एनर्जी भी होनी चाहिए कि वो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को रिजेक्ट करवा सकें। Electron can be lost because ionizing radiation collide with atoms and force the electron away from the atom। तो ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं ये इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करके उसको फोर्स करती हैं कि वो न्यूक्लियस से गिर्द जो शेल है वहां से रिमूव हो जाए। इफ एन एटम ऑफ सोडियम, अब ये यहाँ इट लिखा गया है, ये बुक की मिस्टेक है, इसको यहाँ इफ होना चाहिए। इफ एन एटम ऑफ सोडियम, ये एग्जांपल दे रहा है कि अगर हम एक एटम के सोडियम को हीट करवाएं बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन, इट लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। एंड दिस प्रोसेस कन्वर्ट द एटम इनटू पॉजिटिवली चार्ज आयन, और ये सोडियम को जो है पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट कर देगा। देखिए ये सोडियम है, अब इसमें से आयोनाइजिंग रेडिएशन के जरिए इसको आयोनाइज किया गया जिसकी वजह से ये पॉजिटिव आयन में चेंज होगा। देखिए ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऐसा मतलब है इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है। तो ये था टॉपिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप, उसके यूजेस क्या हैं, उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हैं, और आयोनाइजिंग एटम बाय रेडियो एक्टिव सोर्स ये हम कैसे कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं, बायो के भी लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, इसके अलावा गेस्ट पेपर्स भी शेयर किए जाते हैं। चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।